हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो अभी अपन लोग लूसेंट जीके में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये तो पता है ना। इस क्रम में हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6। ठीक है, यह आपका देसी रियासतों का भारत में विलय। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत लगभग 552 से अधिक देसी रियासतों में बटा हुआ था और उसको मिलाने का कार्यभार सौंपा गया किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, उन्होंने सभी देसी रियासतों को भारत में मिला लिया, लेकिन 3 ऐसे देसी रियासत थे जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। ठीक है, उसमें आपका है पहला जूनागढ़, दूसरा आपका हैदराबाद और तीसरा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं पहले। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, यानी कि देसी जो रियासत थी उसको भारत में मिलाने का कार्यभार किसके ऊपर सौंपा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि 552 से अधिक देसी रियासतें थी, बाकी सभी को मिला लिया गया, लेकिन 3 जो है देसी रियासत वो भारत में मिलने को तैयार नहीं था। इसमें आपका है पहला जूनागढ़, जो कि गुजरात का एक जनपद था, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि रेफरेंडम करवा दिया, जनमत संगठन, यानी कि लोगों से ही पूछ लिया कि भाई आपको किधर मिलना है, क्योंकि जूनागढ़ का जो शासक था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह कराया कि लोगों से ही पूछ लिया कि भाई आपको भारत में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। तो लोगों ने हिंदुस्तान में भारत में रहने का मन भी बनाया। तो इस तरह से जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। ठीक, दूसरा आपका है हैदराबाद। हैदराबाद भी जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, नहीं पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ठीक है, तो इस पर जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भी देश में मिला लिया गया। पुलिस को भेजा, मतलब वर्दी में सेना को, और उसको अपने देश में मिला लिया। ठीक, तीसरा आपका रह गया है जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर जो था यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ जो है शुरू हो गया। ठीक, इसको परेशान करने लगा वहाँ के राजा को। हरि सिंह थे राजा वहाँ के, उनको परेशान करने लगा पाकिस्तानी लोग। तो ये लोग वहाँ के जो राजा थे वो एक विलय पत्र पर साइन करके भारत में मिल गए। ठीक है, इसमें वही दिया हुआ है जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के आधार पर, और हैदराबाद को तब पुलिस कार्रवाई के द्वारा। ठीक, और जम्मू कश्मीर रियासत को कैसे विलय किया गया भारत के अंदर? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। ठीक, इसमें आगे क्या दिया हुआ है नोट में? देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, यानी कि देसी रियासतों को भारत में मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने मिलकर किया। ठीक, अगला इसमें है टॉपिक आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये तो भाग 1 आ गया है ना, संविधान का भाग 1। आपको मालूम है कि ये भाग दिया हुआ है 1 से लेकर 22 तक। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ऊपर दिया हुआ है, बॉक्स को हम बाद में देखेंगे अच्छे से एक अलग फ्रेश वीडियो में। अभी हम ये देख रहे हैं भाग 1 को, संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
तो भाग 1 में किस बारे में चर्चा किया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो है 4 अनुच्छेद रखा गया है। ठीक है, कितना अनुच्छेद? 4, 1, 2, 3, 4। अब हम जानते हैं अनुच्छेद नंबर 1। इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इस बात को याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक। और राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में हुए होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, यानी कि जो भी राज्य होंगी वो पहली अनुसूची के अंदर रखी गई हुई हैं। अगला है इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे, यानी कि जो भी नया राज्य बनेगा उसको भी अनुसूची 1 में लिख दिया जाएगा कि हाँ ये नया राज्य हुआ ऐसे वैसे। अब अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 2। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है कि भारत की संसद विधि द्वारा यानी कि कानून बनाकर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। आप ठीक से समझिए, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद जो है, भारत की संसद एक विधि बना करके किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकता है। ठीक, यह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 2 के तहत। ठीक है, अगला है आपका अनुच्छेद नंबर 3। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। यानी कि संसद जो है विधि बना करके वर्तमान भारत में जो भी राज्य हैं, ठीक है, उसका नाम परिवर्तन कर सकता है, उसका क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है, उसका सीमा परिवर्तन कर सकता है या नया राज्य बना सकता है। वर्तमान जो भारत में राज्य है उसका, ठीक, विदेशी राज्यों को मिलाने का कार्य किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 2। और जो वर्तमान में भी राज्य है उनका नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन या फिर कोई नया राज्य बनाने का कार्य अनुच्छेद नंबर 3 के तहत होगा। ठीक, इसमें अनुच्छेद नंबर 4 तो दिया ही नहीं है लुसेंट में। देखिए अनुच्छेद नंबर 4 में क्या कहा गया है, इसमें नहीं दिया हुआ है लुसेंट में, हम बता दे रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या है कि ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संविधान में परिवर्तन किया जाएगा ना, बदलाव किया जाएगा, अरे भाई आप नया राज्य बनाओगे तो उसको संविधान में तो लिखोगे ना कि हाँ अब से नया राज्य हुआ, इसका नाम ये हुआ। तो उसका जो है अनुच्छेद 4 में क्या है कि ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन संविधान में होगा उसको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन, जो कि वह एक अलग जटिल प्रक्रिया है। लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत साधारण विधेयक बना करके, साधारण कानून बना करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ये दिया हुआ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक, आगे इस बॉक्स को जो है ना हम एक फ्रेश वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अगला हमारा है इसमें राज्यों का पुनर्गठन, टॉपिक नंबर 8। ये बॉक्स जो है, बॉक्स हम आपको बाद में अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, फ्रेश वीडियो बनाकर संविधान के भाग पर ही एक वीडियो बना देंगे, उसमें हम आपको समझा देंगे। ठीक, अगला हम देख रहे हैं इसमें राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश जज एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, कि भाषा के आधार पर क्या राज्यों को बांटा जा सकता है, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया
जिस आयोग का नाम था क्या, एसके धर की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। ठीक, इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण यानी बांटने का कार्य को इस आयोग ने नकार दिया, सिरे से नकार दिया। ठीक, भाषा के आधार पर नकार दिया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का इसने विरोध किया, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यानी कि अलग अलग बांटने का कार्य को समर्थन दिया है इस आयोग ने। ठीक, इसमें आगे क्या दिया हुआ है, इसके धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। ठीक है, किसके लिए, तो धड़ आयोग इसके धर आयोग के निर्णयों की जांच करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। ठीक, इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया है। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग बांटने के निर्णय में फैसला नहीं दिया, नकार दिया सिरे से। ठीक है, अगला इसमें है नेहरू, पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जो रिपोर्ट आई जेवीपी समिति की रिपोर्ट, इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया। ठीक, खारिज कर दिया गया। तो एक कांग्रेस के बड़े नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, उनके अगुवाई में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य का मांग को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया गया। ठीक, और इसमें 56 दिन दिया हुआ है, लेकिन ये गड़बड़ है, 58 दिन दिया हुआ है जो कि गलत है, 56 दिन होगा। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। यानी कि जो श्रीरामुलु की अगुवाई में पोट्टी श्रीरामुलु की अगुवाई में ये जो आंदोलन छिड़ा हुआ था, इसमें इन्होंने क्या किया कि भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं और 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि ये आंदोलन और विकट रूप ले लिया। ठीक है, बहुत आक्रोश बढ़ गया जनता में। तो उसके बाद क्या हुआ कि रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक यानी कि अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन की घोषणा कर दिया। ठीक है, यानी कि पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। इसके बाद आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषा के आधार पर अलग राज्य का गठन कर दिया। ठीक है, जिसका नाम था क्या, आंध्र प्रदेश। और यह स्वतंत्र भारत का पहला राज्य ऐसा बना जिसको कि भाषा के आधार पर अलग किया गया था। ठीक, इसके आगे क्या दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये भी आपको बताए हैं। और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। ठीक है, आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके बाद जो है ये सब जो कांड हो गया, इसके बाद जो है ना सो एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक, जिसका कि अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया। इसके अन्य सदस्य जो थे पंडित हृदयनाथ कुंजड़ू और सरदार के एम पनिकर थे। ठीक,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। यानी कि ये जो फजल अली आयोग के नेतृत्व में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था ना, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण का समर्थन कर दिया। ठीक, इसके बाद जो है, जो पहले से जो चली आ रही थी कि राज्य वर्गों में बटा हुआ था ABCD में, ठीक, उसको ख़त्म करके भारत को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 19 तो हो गया। अब क्या दिया हुआ है अगला? नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यमान, चंद्रनगर और कड़ाईकाल नहीं है, कड़ाईकाल होगा, को भारत को सौंप दिया है। यानी कि ये जो बस्तियां थी पहले फ्रांसीसी के अधीन थी। ठीक है, पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और कड़ाईकाल ये पहले फ्रांसीसियों की बस्ती थी, लेकिन नवंबर 1954 में इसने भारत को सौंप दिया, भारत सरकार को। ठीक, और 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र का गठन किया गया। क्या समझे? ये जो फ्रांसीसी बस्ती थी इसको फ्रांसीसियों ने भारत को सौंप दिया, और ये जो चार जो है बस्तियाँ थी इसको मिलाकर पांडिचेरी संघराज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ठीक, अगला हम देखते हैं। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। किस पे? तो गोवा, दमन व द्वीप पर। ठीक है, 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को प्रथम परिशिष्टि में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। ठीक, वर्तमान समय में ये पुराना रिजोल्यूशन है, इसमें अभी वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य का वर्णन, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, अगला हम देखते हैं क्या है? क्षेत्रीय परिषद। और ये जितने भी राज्य हैं इसको क्षेत्रों में बांट दिया गया हुआ है। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से इसको जो है पूरे देश को 5 जो है क्षेत्रीय भागों में बांट दिया गया। क्षेत्रीय परिषद में इसमें क्या लिखा हुआ है? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, रीजनल काउंसिल 5 है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। ठीक है, यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्या है? क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये सांविधायिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी कि क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। यानी कि पार्लियामेंट जो है ना, इसको एक एक्ट बना करके इस क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। ठीक है, तो संविधान में जो पहले से वर्णन है उसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं, लेकिन सांविधिक निकाय उसको बोलते हैं जिसको पार्लियामेंट जो है ना एक एक्ट बना करके बनाती है। तो यही है कि इसको
ये क्षेत्रीय परिषद जो है ना, इसको पार्लियामेंट जो है 1956 में एक एक्ट बना करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना करके इसका गठन किया। ठीक, तो इसलिए ये सांविधिक निकाय है, यानी कि ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दिया हुआ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये चीज़। इसका जो है कौन कौन सा क्षेत्रीय परिषद है इसके बारे में देख लेते हैं। आपका पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, यानी कि भारत के उत्तर में जो है ना, भारत के उत्तर में उसके बारे में है, उसमें कौन कौन सा राज्य आता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। तो आपका पहला है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, यह सब आता है आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। दूसरा है आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद, यानी कि भारत के मध्य में जो भी है वो इसके अंतर्गत आएगा, यानी कि इसमें हो गया आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, और तीसरा है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो बिहार इसमें आता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो भी राज्य सब है ना, आपका ये क्या बोलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब तो पूरब में है ही। इसके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड भी पूर्वी क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, पूर्वी रीजनल काउंसिल, ईस्ट रीजनल काउंसिल के अंतर्गत। ठीक, अगला आपका है इसमें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, यानी कि पश्चिम भारत में जो भी है वो इस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आएगा। और आपको पश्चिम में तो मालूम है कौन कौन सा राज्य है, आप गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दमन एवं द्वीप हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, यह सब है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक, इसके बाद आपका पाँचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, यानी कि दक्षिण भारत में जो भी राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आएगा। तो दक्षिणी भारत में आपको पता है कौन कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है एवं पुदुचेरी संघराज्य क्षेत्र है। ठीक, ये सब दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का भाग है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत ये लोग आते हैं, ये राज्य। अब अगला क्या है, पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर। ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट का बात हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम साइड का। इसमें क्या दिया हुआ है, इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, हाँ असम है, इधर मेघालय है दिया हुआ है, तो बोलने में आसानी होता है, वैसे ही असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इसमें शामिल है। ठीक है, 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद ऊपर पढ़े हैं ना आप 5 वो, उसी टाइप का ये भी कार्य करता है पूर्वोत्तर परिषद भी। ठीक, इसमें आपका एक दिया हुआ है, ये जो 5 गो क्षेत्रीय परिषद पढ़े हैं ना, उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है ये भी पूछ लेता है कई बार, तो इसको देखते हैं। पहला है आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, यानी कि उत्तर भारत में जो क्षेत्रीय परिषद है उसका राजधानी कहाँ है, मतलब मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली कहाँ है, तो उत्तरी भारत में ही है। इसके बाद है आपका मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, जो मध्य भारत में है ना, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, यानी कि पूर्वी क्षेत्रीय जो परिषद था, आप सोचिए कि पूरब में कौन कौन सा राज्य है और उसमें सबसे मतलब कि फेमस कौन सा जगह है,
तो पूर्व में जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा यही सब है, झारखंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक, कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो है वो पश्चिम भारत में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। मुंबई कहाँ है? तो पश्चिम भारत में है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में, क्योंकि दक्षिण में है वो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये हो गया। अगला जो है नागरिकता का से संबंधित है, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।